नमस्कार। आज बुधवार 18 मार्च 2026 है। जी, और तथ्यों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग पर आधारित हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। बिल्कुल, एक बहुत ही शांत और पेशेवर दृष्टिकोण के साथ हम आज की सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और चर्चा शुरू करने से पहले यह बताना जरूरी है कि हमारा आज का ये विशेष डीप डाइव प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। जी, प्रोवेव एआई। हाँ, और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एक अत्याधुनिक एआई पावर्ड न्यूज एप्लीकेशन है। और श्रोताओं के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है। प्रोवेव एआई अपने संचालन का 1 वर्ष पूरा होने का जश्न मना रहा है। बिल्कुल, इसी खुशी में इस मार्च के महीने में एक विशेष छूट दी जा रही है। जो भी श्रोता stylonews.com पर जाकर स्टाइलो यानी STYLO कोड का उपयोग करेंगे, उनमें से पहले 250 सब्सक्राइबर्स को इस ऑफर का लाभ मिलेगा। ध्यान रहे, ये ऑफर केवल मार्च के अंत तक ही वैध है, तो इसका फायदा जरूर उठाएं। तो इस ऐप के बारे में एक छोटी सी तकनीकी पृष्ठभूमि देना भी महत्वपूर्ण है। स्टाइलो न्यूज एप्लीकेशन वास्तव में स्टाइलो इंटेल ऑप्स नामक सॉफ्टवेयर का एक कंज्यूमर वर्जन है। मतलब ये वही सॉफ्टवेयर है ना जो सरकारी एजेंसियों और मिलिट्री कमांडर्स के लिए बना है? जी बिल्कुल वही। इसे विशेष रूप से खुफिया एजेंसियों और बड़े व्यापारिक निर्णयकर्ताओं के लिए डिजाइन किया गया था। इसका मतलब ये है कि श्रोताओं को अब उसी विश्लेषणात्मक शक्ति तक सीधी पहुंच मिल रही है। कमाल की बात है। तो चलिए आज के हमारे मुख्य विषय पर आते हैं। आज के हमारे विश्लेषण का शीर्षक है ईरान इंटेल अपडेट, वॉर एक्सपैंड्स अक्रॉस द गल्फ, यानी खाड़ी में युद्ध का विस्तार। जी, और आज हमारा मिशन सिर्फ पिछले 2 हफ्तों की घटनाओं को पढ़ना नहीं है, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के तंत्र को, उनके पैटर्न को समझना है। और हम इसका पूरी तरह से निष्पक्ष और तथ्य आधारित विश्लेषण करेंगे। इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी प्रकार का भय फैलाना नहीं है, बल्कि इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्टाइलो न्यूज के डेटा के अनुसार सबसे पहले हमें जमीनी और समुद्री मोर्चे की घटनाओं को समझना होगा। 28 फरवरी 2026 को जो अमेरिका और इजराइल द्वारा संयुक्त हमले हुए, वहां से इस संघर्ष ने एक नया मोड़ ले लिया। हाँ, वो हवाई हमले जिनमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मृत्यु की पुष्टि हुई। जी, किसी भी राष्ट्र के लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का इस तरह समाप्त होना एक बहुत बड़ा आघात होता है। तो मतलब ऐसे में तो ये उम्मीद की जा रही होगी कि ईरान की प्रतिक्रिया काफी कमजोर होगी, है ना? ऐतिहासिक आकलनों के आधार पर ऐसा ही सोचा गया था, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। अच्छा? जी, ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अपनी नौसेना के भारी नुकसान के बावजूद एक बिल्कुल नई रणनीति अपना ली है। वो नई लीडरशिप के तहत? मुज्तबा खामेनेई के नेतृत्व में। जी। उन्होंने असम्मित युद्ध, जिसे हम एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, उसका बहुत ज्यादा उपयोग शुरू कर दिया है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 2 टन के वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन्स और खाड़ी के पानी में तेजी से हमला करने वाली फास्ट अटैक बोट्स शामिल हैं। देखिए, मुझे यहाँ एक बात समझनी है। अगर हम इसे एक उदाहरण से देखें तो ये एक पारंपरिक शतरंज के खेल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे अमेरिका और इजराइल शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन ईरान शतरंज के नियम मानने के बजाय पूरी बिसात को ही पलटने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत ही सटीक तुलना है। बिसात पलटने का यह तंत्र मुख्य रूप से कॉस्ट असिमेट्री यानी लागत की विषमता पर आधारित है। लागत की विषमता, थोड़ा इसे समझाएं। ईरान का उद्देश्य अमेरिका को सैन्य शक्ति के मैदान में हराना नहीं है, बल्कि उनकी बैलेंस शीट यानी वित्तीय बही खाते में हराना है। अच्छा, पैसों के मामले में? जी, उदाहरण के लिए ईरान का एक आत्मघाती ड्रोन बनाने में शायद 20 या 30 हजार डॉलर का खर्च आता है, जो कि सैन्य बजट के हिसाब से बहुत कम है। लेकिन जब वो ड्रोन किसी अमेरिकी युद्धपोत की तरफ बढ़ता है, तो उसे नष्ट करने के लिए अमेरिका को जो स्टैंडर्ड मिसाइल दागनी पड़ती है, उसकी कीमत 2 से 4 मिलियन डॉलर के बीच होती है। बाप रे, मतलब रक्षा करने की लागत हमला करने की लागत से सैकड़ों गुना ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, और ईरान की रणनीति यही है, दुश्मन को एक लंबे और थका देने वाले युद्ध में उलझाना। ये लागत का गणित तो वाकई चौंकाने वाला है। इसी सैन्य मोर्चे पर एक और बड़ी घटना हुई है। जी, खार्ग द्वीप को लेकर। जी, खार्ग आइलैंड जो ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हाँ, हाल ही में अमेरिका ने वहां के सैन्य ठिकानों पर भारी हवाई हमले किए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन हमलों में केवल सैन्य रडार
और एयर डिफेंस सिस्टम को ही नष्ट किया गया। तेल के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह अछूता छोड़ दिया गया। और यही बात मुझे अजीब लगती है। मतलब अगर तेल के बुनियादी ढांचे को कुछ नहीं हुआ तो फिर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में इतनी घबराहट क्यों है? यही तो इस युद्ध की सबसे बड़ी जटिलता है। हाँ, क्योंकि इसी घबराहट के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बाजार को स्थिर करने के लिए रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी ढील देनी पड़े। जी, ये एक विरोधाभास लगता है, लेकिन अमेरिका ने जानबूझकर तेल सुविधाओं को निशाना नहीं बनाया ताकि वैश्विक आपूर्ति ना रुके। तो फिर आपूर्ति रुकी कैसे? ईरान ने इसका जवाब हॉर्मोज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की नाकेबंदी से दिया। ये वो संकरा रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल गुजरता है। और उन्होंने ये नाकेबंदी सिर्फ मिसाइलों से नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने समुद्री बीमा यानी मैरिटाइम इंश्योरेंस को एक आर्थिक हथियार में बदल दिया है। इसे एसिमेट्रिक रिस्क इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये तो वही बात होगी जो मैंने शो शुरू होने से पहले सोची थी कि क्या एक कागज का टुकड़ा मिसाइल से ज्यादा विनाशकारी हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मतलब लंदन के किसी शांत ऑफिस में बैठा एक बीमा कंपनी का अधिकारी खाड़ी में एक विशालकाय ऑयल टैंकर को कैसे रोक सकता है? इसकी प्रक्रिया बहुत ही सीधी है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत कोई भी कमर्शियल जहाज बिना वैध वॉर रिस्क इंश्योरेंस के बंदरगाह से बाहर निकल ही नहीं सकता। अच्छा, तो बीमा होना जरूरी है? जी, और जब ईरान ने खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों पर कुछ छिटपुट ड्रोन हमले किए तो बीमा कंपनियों ने रिस्क मॉडल बदल दिया। बिल्कुल, लंदन और वैश्विक बीमा बाजारों में बैठे अंडरराइटर्स ने या तो उस क्षेत्र के लिए कवरेज देना बंद कर दिया या प्रीमियम इतना बढ़ा दिया कि वहां से तेल ले जाना आर्थिक रूप से असंभव हो गया। क्या बात है! मतलब ईरान को हर जहाज पर मिसाइल दागने की जरूरत ही नहीं पड़ी? सही कहा। उन्होंने बस इतना खतरा पैदा किया कि बीमा कंपनियों ने खुद ही आपूर्ति श्रृंखला को रोक दिया। बिना मिसाइलों के ये सबसे बड़ा आर्थिक हमला है। और इसके नतीजे हम सब देख रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतें $120 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। जी, स्थिति इतनी खराब है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA को अपने आपातकालीन रिजर्व से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करना पड़ा। अब यहाँ एक सवाल उठता है, 400 मिलियन बैरल सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन वैश्विक खपत के सामने ये कुछ भी नहीं है। वही मैं सोच रहा था, ये कितने दिन टिकेगा? देखिए, दुनिया हर दिन लगभग 100 मिलियन बैरल तेल की खपत करती है। मतलब सिर्फ 4 या 5 दिन? जी हाँ, मुश्किल से 4-5 दिन। ये कोई स्थायी समाधान नहीं है, बस पैनिक बाइंग को रोकने का एक छोटा सा प्रयास है। और शायद इसीलिए अमेरिकी प्रशासन को रूसी तेल को बाजार में वापस लाने के लिए प्रतिबंधों में ढील देनी पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने से जो कमी आई है उसे सिर्फ आपातकालीन रिजर्व से नहीं भरा जा सकता। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कैसे एक संकरे समुद्री मार्ग का बंद होना पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति को हिला सकता है। जी। खैर, अब भौतिक और आर्थिक युद्ध से आगे बढ़ते हुए हम एक और मोर्चे की बात करते हैं, साइबर युद्ध। ये एक बहुत ही अदृश्य लेकिन बेहद घातक मोर्चा है। स्टाइलो न्यूज की रिपोर्ट्स के अनुसार हैंडला नामक एक ईरान समर्थित हैकर समूह ने अमेरिका की एक प्रमुख मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर पर बहुत बड़ा साइबर हमला किया है। तो क्या ये डेटा चोरी या रैंसमवेयर वाला हमला था जहां वो पैसे मांगते हैं? नहीं, यही तो इस हमले की सबसे अलग बात है। इसका उद्देश्य ना तो जासूसी था और ना ही पैसा मांगना। तो फिर क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य डेटा को पूरी तरह से नष्ट करना था, जिसे डेटा वाइपिंग कहते हैं। वो कंपनी के वैश्विक ऑपरेशंस को पूरी तरह पंगु बनाना चाहते थे। लेकिन एक मेडिकल कंपनी के डेटा को नष्ट करने से ईरान को क्या रणनीतिक फायदा मिलेगा? इससे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 2010 में जब अमेरिका और इजराइल ने स्टक्सनेट वायरस से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था। हाँ, वो बहुत मशहूर साइबर हमला था। जी, तब से ईरान ने अपनी साइबर क्षमताओं में भारी निवेश किया है। और स्ट्राइकर जैसी कंपनियां सिर्फ साधारण उपकरण नहीं बनाती, वो क्लाउड कनेक्टेड रोबोटिक सिस्टम बनाती हैं ना? बिल्कुल, वो नेटवर्क आधारित मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चलाती हैं। तो जब हैंडला ग्रुप ने डेटा वाइपिंग मैलवेयर छोड़ा तो वो सिर्फ फाइलें डिलीट नहीं कर रहे थे। तो वो क्या कर रहे थे? ये असर बहुत ही डरावना रहा है। हाँ, मैंने रिपोर्ट में पढ़ा कि न्यू हैम्पशायर के एक स्थानीय अस्पताल में एक मरीज की रोबोटिक घुटने की सर्जरी में 2 घंटे की देरी हो गई, सिर्फ इस साइबर हमले की वजह से। सोचिए,
भविष्य के युद्धों में सीमा पर लड़ने वाले सैनिक और अस्पताल में भर्ती नागरिक के बीच का फर्क ही खत्म हो गया है। ये साइबर युद्ध का एक बिल्कुल नया और खतरनाक रूप है। मतलब मध्य पूर्व में बैठा कोई हैकर जी, बिना कोई गोली चलाए 7000 मील दूर अमेरिका के एक छोटे से शहर के अस्पताल की मशीनें रोक सकता है। बिल्कुल। और यह युद्ध सिर्फ साइबर स्पेस तक ही सीमित नहीं है, इसका भौगोलिक विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा है। हाँ, अब ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का मामला नहीं रह गया है। जी, पड़ोसी देश और वैश्विक गठबंधन भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जैसे हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपनी हवाई सीमा में 9 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और 33 ड्रोनों को हवा में ही नष्ट करने की सूचना दी है। और सिर्फ यही नहीं, नाटो की सीमा पर तुर्की ने अपने दक्षिण पूर्वी प्रांतों में अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे चौंकाने वाली कूटनीतिक घटना हुई है वो हमास का सार्वजनिक बयान है। हमास, जिसे ऐतिहासिक रूप से ईरान का समर्थन और पैसा मिलता रहा है। जी, हमास ने एक बहुत ही दुर्लभ बयान जारी करके ईरान से अपील की है कि वो खाड़ी देशों पर अपने मिसाइल हमले तुरंत बंद करे। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हाँ, मतलब एक प्रॉक्सी समूह अपने ही सबसे बड़े समर्थक को सार्वजनिक रूप से पीछे हटने के लिए क्यों कहेगा? क्या ये ईरान के अलग थलग पड़ने का संकेत है? कूटनीतिक नजरिया इसे अलग ढंग से देखता है। इस बयान के पीछे जो मुख्य शक्ति काम कर रही है वो कतर है। अच्छा, कतर का दबाव है। जी, कतर हमास को वित्तीय सहायता देता है, उनके शीर्ष नेतृत्व को दोहा में सुरक्षित पनाह देता है और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ भी है। तो जब ईरान ने पूरे खाड़ी क्षेत्र में मिसाइलें दागनी शुरू की तो कतर की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा मंडराने लगा। तो कतर ने हमास पर दबाव डाला होगा कि वो ईरान की निंदा करे। बिल्कुल, कतर ने साफ कर दिया कि अगर हमास को फंडिंग और पनाह चाहिए तो उन्हें इन क्षेत्रीय हमलों का विरोध करना होगा। ये दिखाता है कि ईरान का जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो पूरी तरह से एकजुट नहीं है। सही कहा। जब ईरान की कार्यवाहियां उनके सहयोगियों के लिए ही खतरा बन जाती हैं तो कूटनीतिक दरारें साफ दिखने लगती हैं। और ये दरारें सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं हैं। ईरान ने एक बयान जारी करके यूक्रेन को भी एक वैध लक्ष्य घोषित कर दिया है। जी, ईरान का दावा है कि यूक्रेन इजराइल को ड्रोन तकनीक और खुफिया सहायता दे रहा है। लेकिन इसका कोई सबूत तो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है ना? अभी तक कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं मिला है। तो फिर एक यूरोपीय राष्ट्र को सीधे संघर्ष में घसीटने का क्या मतलब है? ये ईरान की क्षैतिज वृद्धि यानी हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन की रणनीति है। ईरान जानता है कि वो अमेरिका से सीधे युद्ध नहीं जीत सकता। अच्छा, तो नाटो और यूरोपीय संघ की चिंताएं बढ़ाना चाहते हैं? जी, यूक्रेन का नाम लेकर ईरान पश्चिमी देशों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है कि अगर वे इजराइल का समर्थन करते रहेंगे तो ईरान यूरोपीय मोर्चे पर रूस का और ज्यादा समर्थन कर सकता है। और इन अंतर्राष्ट्रीय तनावों का असर हम पूरी दुनिया में देख सकते हैं। यूनाइटेड किंगडम में ही देखिए, लंदन में होने वाले अल कुद्स मार्च पर सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। जी, सार्वजनिक अव्यवस्था के खतरे का हवाला देते हुए। इफेक्ट को देखें तो हर जगह इसका असर है। भारत में एलपीजी और प्राकृतिक गैस की कमी को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, जो सीधे तौर पर हॉर्मुज जल डमरू मध्य की नाकेबंदी से जुड़े हैं। बिल्कुल। उधर क्यूबा में ईंधन की कमी से बिजली कटौती और अशांति की खबरें हैं। तो ये सभी घटनाएं ये साबित करती हैं कि आज की दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ स्थानीय नहीं होता। सही बात है। खाड़ी में एक तेल टैंकर के रुकने का मतलब है कि एशिया में कारखानों का खर्च बढ़ जाता है और लैटिन अमेरिका में आम आदमी को पेट्रोल के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। जी, अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो अब जब हमने इन सभी घटनाओं का विश्लेषण कर लिया है, हमें ये देखना होगा कि प्रमुख निर्णयकर्ता जो डिसीजन मेकर्स हैं वो इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। विभिन्न रिपोर्टों से पता चलता है कि उनके दृष्टिकोण में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे अमेरिका और राष्ट्रपति ट्रंप का प्रशासन क्या सोच रहा है? उनका मानना है कि 28 फरवरी के हमलों के बाद ईरान की कमान और नियंत्रण प्रणाली बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वे इसे एक अल्पकालिक ऑपरेशन के रूप में देख रहे हैं। मतलब उन्हें लगता है कि ईरान जल्दी हार मान लेगा। जी, लेकिन इसके विपरीत IRGC और ईरानी नेतृत्व की सोच बिल्कुल अलग है। वो क्या सोच रहे हैं? वे आधिकारिक रूप से 1 दशक लंबे युद्ध यानी 10 साल लंबे युद्ध की बात कर रहे हैं। 10 साल? हाँ, उनका अंतिम लक्ष्य क्षेत्र से अमेरिकी सेना की पूरी तरह वापसी और दुश्मनों का आत्मसमर्पण है। ये तो नेताओं और सेना की बात हो गई। लेकिन अगर हम आम जनता की बात करें तो स्टाइलो न्यूज़ द्वारा जुटाए गए सोशल मीडिया सेंटीमेंट के आंकड़े कुछ और ही बता रहे हैं। बिल्कुल।
खाड़ी देशों के नागरिक युद्ध नहीं चाहते। जी, सऊदी अरब, यूएई और ओमान जैसे देशों में सोशल मीडिया पर शांति और तत्काल युद्ध विराम की जोरदार मांग हो रही है। क्योंकि वहां के व्यापारिक वर्ग को पता है कि एक लंबा युद्ध उनके दशकों के विकास को कुछ ही दिनों में तबाह कर सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तो कोई आम सहमति नहीं दिख रही है। जी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जब ईरान की निंदा करने और नाकेबंदी खत्म करने का प्रस्ताव आया तो चीन और रूस ने मतदान ही नहीं किया, उन्होंने अब्स्टेन किया। ये वीटो तो नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि बड़ी शक्तियां अमेरिका का बिना शर्त समर्थन नहीं कर रही हैं। और ये कूटनीतिक मौन ईरान को अपनी आक्रामक नीतियां जारी रखने का एक तरह से मौका दे रहा है। तो इन सब के आधार पे आने वाले हफ्तों में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? मतलब संभावित कोर्सेज ऑफ एक्शन क्या हो सकते हैं? मुख्य रूप से 2 संभावनाएं दिख रही हैं। पहली ये कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक गठबंधन बनाए, जिसका काम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित निकालना हो। जी बिल्कुल, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन की तरह। और दूसरी संभावना ईरान की तरफ से है। वो क्या कर सकते हैं? ईरान सीधे नौसैनिक टकराव से बचते हुए यूरोप या मध्य पूर्व में अपने स्लीपर सेल्स को सक्रिय कर सकता है। और शायद और ज्यादा साइबर हमले। बिल्कुल, पश्चिमी देशों के ऊर्जा ग्रिड और वित्तीय संस्थानों पर स्ट्राइकर जैसे और भी उन्नत साइबर हमलों की बहुत प्रबल संभावना है। आज के इस विश्लेषण में हमने वाकई हर पहलू को छुआ है। सैन्य रणनीति, आर्थिक नाकेबंदी, साइबर हमले और कूटनीति। जी। और हमने देखा कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ सीमाओं पर आमने सामने की लड़ाई नहीं रह गए हैं। चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर श्रोताओं को गहराई से सोचना चाहिए। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे मिसाइलों की तुलना में बीमा दरों के बढ़ने ने वैश्विक तेल आपूर्ति को ज्यादा प्रभावी ढंग से रोक दिया। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य के युद्धों में असली शक्ति किसके पास होगी? क्या उन सेनाओं के पास जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, या उन वित्तीय और डिजिटल तंत्रों के पास जो हमारी दैनिक आपूर्ति श्रृंखलाओं को नियंत्रित करते हैं? ये आधुनिक भू राजनीति का सबसे बड़ा सच है। सैन्य शक्ति और आर्थिक नियंत्रण के बीच का संतुलन ही आने वाले समय की दिशा तय करेगा। बिल्कुल, एक टैंक किसी शहर पर कब्जा तो कर सकता है, लेकिन एक कंप्यूटर कोड या वित्तीय नीति पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ठप कर सकती है। इसीलिए इन बदलते पैटर्न्स को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। और इसी तरह की सटीक, बिना किसी पूर्वाग्रह के खुफिया शैली की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम श्रोताओं को स्टाइलो न्यूज ऐप का उपयोग करने का सुझाव देते हैं। जी, क्योंकि ये कोई साधारण न्यूज़ फीड नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और दुनिया भर के 250 से ज्यादा पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स के रियल टाइम डेटा का उपयोग करके अपने लिए कस्टमाइज किए गए न्यूज़ ब्रीफ पा सकते हैं। तो आज ही stylonews.com पर जाएं और ऑन डिमांड AI पावर्ड न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें। और हाँ, भूलिएगा मत, स्टाइलो यानी STYLO प्रोमो कोड का उपयोग करने वाले पहले 250 सब्सक्राइबर्स को प्रोवेव AI की पहली वर्षगांठ पर विशेष छूट मिल रही है। तो इसका लाभ जरूर उठाएं। तो अब इस गंभीर और विचारोत्तेजक विषय से थोड़ा बाहर आते हैं। बिल्कुल, चर्चा काफी गंभीर रही। जी, तो हमारे साथ जुड़ने, अपना कीमती समय देने और इस विस्तृत विश्लेषण को इतने ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी उम्मीद है कि आज की चर्चा आपके लिए काफी ज्ञानवर्धक रही होगी। जी, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम सिर्फ खबरों तक सीमित ना रहें, बल्कि उन घटनाओं के पीछे के क्यों और कैसे को आप तक पहुंचाएं। तो भविष्य के डीप डाइव्स के लिए आपके मन में जो भी विषय हो वो हमें जरूर सुझाएं। आप अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। जी, और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और दुनिया के इन बदलते समीकरणों को समझते रहें। धन्यवाद।